नमस्कार साथियों, साहित्यविद KPS के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी लॉटरी का प्रथम भाग। जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता, चचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे, किसी के नाम आए रुपया रहेगा तो घर में ही। मगर विक्रम को सब्र न हुआ। औरों के नाम रुपये आएंगे, फिर उसे कौन पूछता है। बहुत होगा 10-5 हज़ार रुपये उसे दे देंगे। इतने रुपयों में उसका क्या होगा। उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी, एक एक कोने की। पेरू, ब्राज़ील और टिम्बकटू और होनोलुलु, ये सब उसके प्रोग्राम में थे। यह आंधी की तरह महीने 2 महीने उड़कर लौट आने वालों में न था। वह एक एक स्थान में कई कई दिन ठहरकर वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा का एक वृहद ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनाना था जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाएं। पुस्तकालय के लिए वह 2 लाख तक खर्च करना चाहता था। बंगला, कार और फर्नीचर तो मामूली बातें थी। पिता या चचा के नाम रुपये आए तो 5,000 से ज़्यादा का डोल नहीं। अम्मा के नाम आए तो 20,000 मिल जाएंगे, लेकिन भाई साहब के नाम आए तो उसके हाथ ढेला भी न लगेगा। घर वालों से खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने की बात उसे अपमान से लगती थी। कहा करता था, भाई किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान न निकाल सके तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए। वह बहुत बेकरार था। घर में लॉटरी के लिए उसे कौन रुपये देगा, और वह मांगेगा भी तो कैसे। उसने बहुत सोच विचार कर कहा, क्यों न हम तुम साझे में एक टिकट ले लें। यह बात मुझे भी पसंद आई। मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था। 20 रुपये मिलते थे, उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 10 रुपये का टिकट खरीदना मेरे लिए सफ़ेद हादी खरीदना था। हाँ, 1 महीना दूध, घी, जलपान और ऊपर के सारे खर्च तोड़कर 5 रुपये की गुंजाइश निकल सकती थी। फिर भी जी डरता था, कहीं से कोई बलाई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। विक्रम ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालो। कह दूंगा उंगली से फिसल पड़ी। अंगूठी 10 रुपये से कम न थी। उसमें पूरा टिकट आ सकता था। अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साझा हुआ जाता है तो क्या बुरा है। सहसा विक्रम फिर बोला, लेकिन भाई तुम्हें नकद देने पड़ेंगे। मैं 5 रुपये नकद लिए बगैर साझा नहीं करूँगा। अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया। बोला, नहीं दोस्त, यह बुरी बात है। चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझ पर भी डांट पड़ेगी। आखिर यह तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच डाली जाएं और उस रुपये से टिकट लिया जाए। किताबों से ज़्यादा बेज़रूरत हमारे पास और कोई चीज़ नहीं थी। हम दोनों साथ ही मैट्रिक में पास हुए थे और यह देखकर कि जिन्होंने डिग्रियाँ ली अपनी आंखें फोड़ी और घर के रुपये बर्बाद किए, वह भी जूतियाँ चटका रहे थे। मैं स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मटर गश्ती करने लगा। हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीमकों के सिवा हमारे किसी काम की न थी। हमसे जितना चाटते बना चाटा, उनका सत निकाल लिया। अब चूहे चाटे या दीमक, हमें परवाह न थी। आज हम दोनों ने उन्हें कूड़ेदान से निकाला और झाड़ पहुंचकर एक बड़ा सा गट्ठर बांध लिया। मास्टर था तो किसी बुक सेलर की दुकान पर किताब बेचते हुए झेंपता था। मुझे सभी पहचानते थे, इसलिए यह खिदमत विक्रम के सुपुर्द हुई और वह आधा घंटे में 10 रुपये का एक नोट लिए उछलता कूदता आ पहुंचा। मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी न देखा था। किताबें 40 रुपये से कम की न थीं, पर यह 10 रुपये उस वक्त हमें जैसे पड़े हुए मिले। अब टिकट में आधा साझा होगा, 10 लाख की रकम मिलेगी। 5 लाख मेरे हिस्से में आएंगे, 5 विक्रम के। हम अपने इसी में मगन थे। मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा, 5 लाख भी कुछ कम नहीं होते जी। विक्रम इतना संतोषी न था। बोला, 5 लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त 500 भी बहुत है भाई। मगर ज़िंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया। मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया। मैंने आपत्ति की, आखिर यात्रा में तुम 2 लाख से ज़्यादा तो खर्च न कर सकोगे। जी नहीं, उसका बजट है 3.5 लाख का। 7 वर्ष का प्रोग्राम है। 50,000 रुपये साल ही तो हुए। 4,000 महीना कहो। मैं समझता हूँ 2,000 में तुम बड़े आराम से रह सकते हो। विक्रम ने गर्म होकर कहा, मैं शान से रहना चाहता हूँ, भिखारियों की तरह नहीं। 2000 में भी तुम शान से ही रह सकते हो।
जब तक आप अपने हिस्से में से 2 लाख मुझे न दे देंगे, पुस्तकालय न बन सकेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो, मैं तो बेजोड़ ही बनवाऊँगा। इसका तुम्हें अख्तियार है, लेकिन मेरे रुपये में से तुम्हें कुछ न मिल सकेगा। मेरी ज़रूरतें देखो, तुम्हारे घर में काफ़ी जायदाद है, तुम्हारे सिर कोई बोझ नहीं है, मेरे सिर तो सारी गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों का विवाह है, 2 भाइयों की शिक्षा है, नया मकान बनवाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि सब रुपये सीधे बैंक में जमा कर दूंगा, उनके सूद से काम चलाऊंगा। कुछ ऐसी शर्तें लगा दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम में हाथ न लगा सके। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं ही तकलीफ उठा लूँगा, लेकिन बैंक के सूद की दर तो बहुत गिर गई है। हमने कई बैंकों में सूद की दर देखी है, अस्थायी कोष की भी, सेविंग बैंक की भी। बेशक दर बहुत कम थी, 2-2.5 रुपये सैकड़े ब्याज पर जमा करना व्यर्थ है। क्यों न लेन देन का कारोबार शुरू कर दिया जाए। विक्रम भी अभी यात्रा पर न जाएगा, दोनों के साझे में कोठी चलेगी। जब कुछ धन जमा हो जाएगा तब वह यात्रा करेगा। लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रोब-दाब भी रहेगा। हाँ, जब तक अच्छी जमानत न हो, किसी को रुपया न देना चाहिए, चाहे आसामी कितनी ही मातबार क्यों न हो। और जमानत पर रुपये दे ही क्यों, जायदाद रेहन लिखा कर रुपये देंगे, फिर तो कोई खटका न रहेगा। यह मंजिल भी तय हुई। अब यह प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे। विक्रम ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया। अगर उसका नाम न रहा तो वह टिकट ही न लेगा। मैंने कोई उपाय न देखकर मंजूर कर लिया और बिना किसी लिखा पढ़ी के, जिससे आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। एक एक करके इंतज़ार के दिन काटने लगे। भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पर जाती। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था। स्कूल जाने के पहले और स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मंसूबे बांधा करते और इस तरह साएं साएं की कोई सुन न ले। हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाए रखना चाहते थे। यह रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा, उस वक्त लोगों को कितना विस्मय होगा। उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन बातों ही बातों में विवाह का जिक्र आ गया। विक्रम ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, भाई, शादी वादी का जंजाल तो मैं नहीं पालना चाहता, व्यर्थ की चिंता और हाय हाय है। मैंने इसका विरोध किया। हाँ, यह तो ठीक है, लेकिन जब तक जीवन के सुख दुख का कोई साथी न हो, जीवन का आनंद ही क्या है। मैं तो विवाहित जीवन से इतना विरक्त नहीं हूँ। हाँ, साथी ऐसा चाहता हूँ जो अंत तक साथ रहे, और ऐसा साथी पत्नी के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। विक्रम ज़रूरत से ज़्यादा तनुक मिजाजी से बोला, खैर, अपना अपना दृष्टिकोण है। आपको बीवी मुबारक, और कुत्तों की तरह उसके पीछे चलना तथा बच्चों को संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ी दया समझना मुबारक। बंदा तो आज़ाद रहेगा अपने मज़े से, चाहे और जब चाह उड़ जाए और जब चाह घर आ जाए। यह नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सिर पर सवार हो। जरा सी देर हुई घर आने में और फौरन जवाब तलब हुआ, कहाँ थे अब तक? आप कहीं बाहर निकले और फौरन सवाल हुआ, कहाँ जाते हो? और जो कहीं दुर्भाग्य से पत्नी जी भी साथ गई, तब तो डूब मरने के सिवा आपके लिए कोई मार्ग ही न रह जाता है। न तो भैया मुझे आपसे ज़रा भी सहानुभूति नहीं। बच्चे को ज़रा सा जुकाम हुआ और आप बेतासा दौड़े चले जा रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। ज़रा उम्र खिसकी और लौंडे मनाने लगे कि कब आप प्रस्थान करें और वह गुलछर्रे उड़ाएं। मौका मिला तो आपको जहर खिला दिया जाए और मशहूर किया जाए कि आपको कालरा हो गया था। मैं इस जंजाल में नहीं पड़ता। कुंती आ गई। वह विक्रम की छोटी बहन थी, कोई 11 साल की, छठी में पढ़ती थी और बराबर फेल होती थी। बड़ी चिबल्ली, बड़ी शौक। इतने धमाके से द्वार खोला कि हम दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। विक्रम ने बिगड़ कर कहा, तू बड़ी शैतान है कुंती, किसने तुझे बुलाया यहाँ? कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नज़र दौड़ाकर कहा, तुम लोग हरदम यहाँ किवाड़ बंद किए बैठे क्या बातें क्या करते हो? जब देखो यहीं बैठे हो, न कहीं घूमने जाते हो न तमाशा देखने। कोई जादू मंत्र जगाते होंगे? विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़कर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक मंत्र जगा रहे हैं जिसमें तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो रोज़ गिनकर 5000 हंटर जमाए सड़ासड़। कुंती उसकी पीठ पर बैठकर बोली, मैं ऐसे दूल्हे से ब्याह करूंगी जो मेरे सामने खड़ा पूंछ हिलाता रहेगा। मैं मिठाई के दोनों फेंक दूंगी और वह चाटेगा। जरा भी ची चपड़ करेगा तो कान गर्म कर दूंगी। अम्मा को लॉटरी के रुपये मिलेंगे तो 50,000 मुझे दे दें, बस चैन करूंगी।
मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती हैं कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मेरा मन तो कहता है अम्मा को जरूर रुपये मिलेंगे। मुझे याद आया एक बार मैं अपने ननिहाल देहात में गया था तो सूखा पड़ा हुआ था। भादों का महीना आ गया था मगर पानी की बूंद नहीं। सब लोगों ने चंदा करके गांव की सब कुंवारी लड़कियों को दावत दी थी और उसके तीसरे ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई थी। अवश्य ही कुंवारियों की दुआ में असर होता है। मैंने विक्रम को अर्थपूर्ण आंखों से देखा। विक्रम ने मुझे देखते ही कहा आंखों ही आंखों में, और हम दोनों ने निश्चय कर लिया। विक्रम ने कुंती से कहा अच्छा, तुझसे एक बात कही, किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं, तू तो बड़ी अच्छी लड़की है, किसी से न कहेगी। मैं अब की तुझे खूब पढ़ाऊँगा और पास करा दूँगा। बात यह है कि हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है। हम लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना किया कर। अगर हमें रुपये मिले तो तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा देंगे। सच, कुंती को विश्वास न आया। हमने कस्में खाई। वह नखरे करने लगी। जब हमने उसे सिर से पांव तक सोने और हीरे से मर देने की प्रतिज्ञा की तब वह हमारे लिए दुआ करने पर राजी हुई। लेकिन उसके पेट में मानो मिठाई पच सकती है, पर जरा सी बात न पची। सीधे अंदर भागी और एक क्षण में सारे घर में वह खबर फैल गई। अब जिसे देखिए विक्रम को डांट रहा है। अम्मा भी, चचा भी, पिता भी, केवल विक्रम की शुभकामना से या और किसी भाव से, कौन जाने। बैठे बैठे तुम्हें हिमाकत की सूझती है, रुपये लेकर पानी में फेंक दिए। घर में इतने आदमियों ने तो टिकट लिया ही था, तुम्हें लेने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम्हें उसमें से कुछ नहीं मिलते? और तुम भी मास्टर साहब बिल्कुल घोंगा हो। लड़के को अच्छी बातें क्या सिखाओगे? उसे और चौपट के डालते हो। विक्रम तो लाडला बेटा था और उसे क्या कहते? कहीं रूठकर 1-2 जून खाना न खाए तो आफत ही आ जाए। मुझ पर सारा गुस्सा उतरा। इसकी सोबत में लड़का बिगड़ जाता है। इस प्रकार कहानी का प्रथम भाग यहीं पर समाप्त होता है। कल मिलते हैं दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।